के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। मॉक और पीवाईक्यू अनअकैडमी पे भर भर के दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज में जाके चेक कर सकते हो आप। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। टेस्ट सीरीज में जाइए बच्चे, सेल्फ स्टडी के बाद टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन होगा, वहां पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा एसडीजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने एमडीजी को खत्म किया था और इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक याद रखे थे हमने। याद करने के तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी। अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन से, बट अब रेगुलर होगी। वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था इस वजह से। तो हम एसडीजी के बारे में बात करते हैं। देखो, एसडीजी का अगर फोकस देखा जाए, ठीक है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। एसडीजी का पूरा फोकस किस बात पे था? एसडीजी का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि किस तरीके से हम आज को बचाएं और उसके साथ आने वाले कल को भी बचाएं। यस और नो? एसडीजी का जो ओवरऑल टारगेट है, जो ओवरऑल एम है, वो यही है कि हम आज को प्रोटेक्ट करें और आने वाले कल को भी प्रोटेक्ट करें। कुल मिला के घूम फिर के यही बात आप लोगों को हर जगह पे देखने को मिलेगी। यू विल सी द थिंग अगेन एंड अगेन की ठीक है भाई, हमें आज को भी बचाना है और आने वाले कल को भी बचाना है। कि डेवलपमेंट तो करनी है, वी नीड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की कॉस्ट पे नहीं होगा कि भाई फ्यूचर को खराब कर दें। तो एसडीजी गोल्स क्या है? देखो, एसडीजी का जो फंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनका जन्म हुआ था जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो में, रियो प्लस 20 में, यहां पर इनका जन्म हुआ था, रियो प्लस 20 में। The objective was to produce a set of universal goals that meet the urgent environment, political और economic challenge। जैसे जो आपके पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स थे, सॉरी दूसरे जो मिलीनियम डेवलपमेंट के गोल्स थे, उसमें सिर्फ बेसिक गोल्स को टारगेट किया गया था, सिर्फ बेसिक गोल्स को टारगेट किया गया था। बट यहां पर अब कौन से गोल्स को टारगेट किया गया है? यहां पर बोला गया है कि सिर्फ बेसिक गोल्स को टारगेट नहीं करना है, यहां पर हमें
सारी चीजों को टारगेट करना है, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, हर तरीके के चैलेंजेस हैं वो हमें देखने को, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हर चीज है वो इसका पार्ट होनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, हमें हर एस्पेक्ट पे क्या करना है, काम करना है। वी नीड टू वर्क ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट के पे काम करेंगे। ओके तो इसके दौरान ये एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2015 में हुई थी। 2030 तक ये टोटल 15 साल के टारगेट्स रखे गए थे और इसको एजेंडा 2030 बोला गया था। ठीक है, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एजेंडा कितना है, एजेंडा 2030, क्योंकि पहले क्या था, जैसे एजेंडा 21 आया था 21वीं शताब्दी के लिए, उसी तरीके से यहां पर किसकी बात की जा रही है, एजेंडा 2030 कि 2030 तक हम इन सारे गोल्स को क्या कर लेंगे, वी विल अचीव ऑल दीज गोल्स, कि हम इन सारे गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और इसमें बोला गया है कि टोटल हमारे पास 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 232 इंडिकेटर। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और उसके साथ साथ कितने इंडिकेटर हैं, 232 इंडिकेटर्स भी। कितने, 232 इंडिकेटर्स। 232 यहां पर आप लोगों के पास इंडिकेटर थी, 232 इंडिकेटर्स, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो हम इससे पहले पढ़ के आए। वही कि बीमारियां, भूखमरी है ना, वो चाहे चाइल्ड वगैरह, वो जो फर्टिलिटी वगैरह, वो जो 6-7 गोल्स थे, 8 गोल्स थे, वो थे। बट उसमें हम मतलब कुछ चीजों को हम अचीव कर पाए थे, कुछ चीजों को अचीव नहीं कर पाए थे, बट हमें यह महसूस हो रहा था कि अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। वो टारगेट हमने अचीव किया, अभी हमें लगता था कि हाँ भाई हमें कुछ बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। नो डाउट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन्होंने भी अचीवमेंट की थी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 2000 से लेके 2015 तक, 2000 से लेके 2015 तक उनके बहुत सारे एम्स थे, उन्होंने अचीव किया था। चाहे वो फिर पॉवर्टी को लेकर हो, इतने बिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है ना, इतने लोगों को HIV से बचाया, चाइल्ड फर्टिलिटी रेट है ना, उसका भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट अब हमें ये महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़े लेवल पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, कुछ बड़े लेवल पे होना चाहिए, इतने बड़े लेवल पे कि हम पूरे वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल चेंज लेके आ सके। क्या कर सके, एक सस्टेनेबल चेंज की बात यहां पर की जा सके। तो यही वो 17 गोल्स हैं। लास्ट क्लास में हमने इन 17 गोल्स को याद भी किया था 2 कहानियों के थ्रू, 1 से लेके 10 की एक कहानी थी और 11 से लेके 17 वाले की एक कहानी थी। ठीक है, तो टोटल 2 कहानियों के थ्रू मैंने आप लोगों को ये याद करवाया था, पाताल लोक वाली कहानी के थ्रू। आई होप कि आप लोगों को वो याद होगा, 2 दिन पहले ली थी क्लास आई थिंक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक याद होगा, भूले नहीं होंगे। तो ये पहले वाला ही है पॉइंट। अब ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की शुरुआत कहां से हुई, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बस इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो SDG जो लिस्ट बनाई गई थी वो कब बनी, 2012 में है ना, रियो समिट हुई थी, जो रियो+20 समिट हुई थी 2012 में। वहां पर SDG को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में एक ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद 83 में ब्रुडलैंड कमीशन बनाया जाता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या दी जाती है, नीड दी जरूर मतलब इसको एक डेफिनेशन दी जाती है और एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। कौन सी, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट का क्या नाम रखा जाता है, आर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट का नाम होता है क्या, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट का क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है कि हाँ भाई हमारे अपने फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें। उसके बाद 1992 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, जहां पर 21वीं शताब्दी को टारगेट करते हुए एजेंडा 21 बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है, एजेंडा 21 बनाया जाता है।
ठीक है जी। ओके, तो ये आ गया 1992 में एजेंडा 21 बनाया गया। उसके बाद 2000 में फिर एमडीजी बनाए जाते हैं, जिनको अचीव करने का टारगेट रखा जाता है 2015 तक। क्या किया जाता है? 2015 तक। रियो 20 है ये, जो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो डॉक्यूमेंट बनता है वो कौन सा था? जैसे वो क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर था, और इस टाइम पे जो 2012 में जो डॉक्यूमेंट बन के सामने आता है उसका नाम क्या रखा गया था? द फ्यूचर वी वांट, कि एक ऐसा फ्यूचर जिसकी हमें जरूरत है। द फ्यूचर वी वांट, कि भाई इस तरीके के फ्यूचर की हमें जरूरत है, द फ्यूचर वी वांट। तो ये रियो समिट के बारे में बोला गया है, रियो +20। तो ये रियो +20 हमने डिटेल में पढ़ा है, वहां से भी इंपॉर्टेंट है ही है, और दूसरा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मैं चीज आपको और बता देता हूं, एसडीजी का ना इंडेक्स आता है हर साल। अभी मैंने फिलहाल इसमें ऐड नहीं किया है, अगर नया इंडेक्स आया तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो पेपर से पहले आपको जो प्रीवियस इंडेक्स है वही मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आपको ओवरऑल सा बता देता हूं कि टॉप स्टेट आप लोगों ने याद रखना है, केरला है टॉप पे, और यूटी में टॉप पे चंडीगढ़ है। ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। बाकी इसको हम चेंज करेंगे, अगर ये चेंज होता है, मतलब अगर एसडीजी इंडेक्स 3.0 आता है तो फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है जी। मतलब 3.0 आता है तो उसमें हम इसको आगे पढ़ लेंगे। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। हाँ, बिहार लास्ट में था। बिहार कहां पे है? बिहार लास्ट में। ये 2.0 के हिसाब से है, क्योंकि ये 19-20 में आना शुरू हुआ था, 19-20 में, और 20-21 में आया था। अब 21-22 का जो इंडेक्स आएगा उसमें शायद कुछ चेंज हो जाए, बट मोस्टली चेंज होता नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ चेंज होता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसके अंदर कुछ है, कुछ काम की बात अगर हो तो। हाँ, द फ्यूचर वी वांट। ओके, तो बान की मून जो 2007 से लेके 2016 तक यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस धरती को प्रोटेक्ट करने के अलावा। रीजन क्या दिया था? रीजन यही दिया था कि हमारे पास कोई और धरती भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि अगर हम इस धरती को नहीं बचाएंगे तो हम कहीं और जाके रह लेंगे, यस और नो? ऐसा नहीं है कि अगर हम इस धरती को नहीं बचाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हम कहीं और मार्स पे चले जाएंगे, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, वी डोंट हैव प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लैनेट बी, क्योंकि यहां पर कोई प्लैनेट बी भी नहीं। तो इस वजह से जो करना है वो इसी धरती पे रह के करना है, इस धरती के साथ करना है, इस धरती के लिए करना। जो भी किया जाएगा वो इस धरती पे रह के किया जाएगा, इस धरती के साथ किया जाएगा, और इस धरती के ऊपर ही किया जाएगा। सो वट एवर द टारगेट इज, वो हम इस धरती को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही बोल रहे हैं। ओके, तो इसमें एक और नई चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है। एक 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सेटअप किया गया था, जो कि एसडीजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता था। ठीक है, क्या था? UNSDSN, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क बनाया गया, जो कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ओके, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, समझ रहे हो ना? ये बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जो नई चीज है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इतने इंडिकेटर हैं, ये टारगेट है, तब आया, वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ,
ओके, सो जून 1992 में रियो समिट होती है जहां पर एजेंडा 21 बनता है। उसके बाद 2000 में क्या बोलते हैं, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में एक और मीटिंग होती है जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। प्रिकर्सर मतलब इससे पहले क्या था, प्रिकर्सर समझते हो ना, इससे पहले, प्रिकर्सर मतलब इससे पहले 2002 में रियो प्लस 10 हुआ जहां पर इसकी बात की गई, और फिर फाइनली रियो प्लस 20 में जाके क्या करके, रियो प्लस 20 में फाइनली जाके जून 2012 में हमने इस चीज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और बोल दिया कि ठीक है भाई, हमें एक ऐसा फ्यूचर चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, द फ्यूचर वी वांट। और फिर हमने इस एक टाइम फ्रेम बना दिया कि 2015 से लेके 2030 तक ये गोल्स हैं, उनको हम क्या करने वाले हैं, उनको हम अचीव करने वाले। अब वो होंगे या नहीं होंगे वो तो 2030 ही बताएगा, है ना। वो टारगेट अचीव होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट स्टिल आप लोगों को यही समझना है कि इसके जो एम्स हैं, इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या बोलते हैं और उसको किस तरीके से हमें समझना। इट वॉज फाइनली इन द ईयर 2013, 2012 में, ठीक है, जो रियो प्लस 20 हुई थी। उसके बाद 2013 में क्या हुआ, इन्होंने 30 मेंबर्स ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें यह बोला गया कि ठीक है भाई, आप टारगेट्स को फिक्स करो, आप ये डिसाइड करो कि हमें कौन कौन से टारगेट्स को अचीव करना है, कौन कौन से उनके इंडिकेटर होने चाहिए। तो ये 30 लोगों का एक पूरा ग्रुप था, राइट। ये 30 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने एसडीजी को फ्रेम किया, जिन्होंने क्या किया, एसडीजी को एक तरीके से फाइनलाइज किया, ये बताया कि जो मेन टारगेट होने चाहिए वो ये वाले होने चाहिए, और उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स होने चाहिए, या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो। अब जो 2015 है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हुआ स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लेवल पे। जो 2015 का साल है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 2015 में काफी सारी चीजें हुई आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या नाम दिया गया, सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या नाम याद रखना है, सेंडाई फ्रेमवर्क। कब आया, 2015 में। रिस्क रिडक्शन से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, इट एक्चुअली रिलेट विद द रिस्क रिडक्शन। देन आया एक एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। एक एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा भी आया था, वो भी 2015 में ही आया। तीसरा एजेंडा 2030 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। यहां पर 17 गोल्स को फिक्स किया गया। क्या किया गया था, जहां पर 17 गोल्स को फिक्स किया गया। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, दिसंबर 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट की भी बात की गई। किसकी बात की गई, पेरिस एग्रीमेंट की भी बात की गई। यस, इसको याद रखना। ये 4 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट हैं, वो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स द कॉलम में बन सकते हैं, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या कुछ भी पूछा जा सकता है, कई बार ईयर भी पूछा सकता है। याद करने में तो क्या ही है, 4 अलग अलग स्टेप्स लिए गए थे, याद रखो। 4 अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, किस चीज के लिए, अलग अलग एक्शंस को। जैसे बोल सकते हो कि पहला एक रिस्क रिडक्शन, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है, सेंडाई फ्रेमवर्क आया। फिर एक फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए एडिस अबाबा एक्शन प्लान आया। फिर उसके बाद तो ये एसडीजी के जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड है, इसके बारे में बात की गई। और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट भी होया, किसके बारे में, जहां पर क्लाइमेट चेंज की बात हुई। किसकी बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई।
अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है, इनको मतलब इसका आइडिया इसी वजह से आया था क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ना वो सक्सेसफुल हुए थे, समझ रहे हो ना। वो मतलब उतने सक्सेसफुल तो नहीं थे बट उसमें कुछ ना कुछ हमें सक्सेस नजर आया था, उसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नजर आई थी, जिसको फोकस बना के हमें ये बोला गया था कि हाँ यार अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। रेटिफिकेशन जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो समिट है सितंबर 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स में रेटिफाई किया गया। 25 सितंबर 193 कंट्रीज ने ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड एजेंडा की बात की गई। तो ये पहले वाला, इसमें कुछ नया नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वही सारी चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी नया है। हाँ, ये एक नया पॉइंट आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एसडीजी हैं, ये जो एसडीजी हैं इनको इंप्लीमेंट करवाने में कौन कौन सी एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं, या आप ये बोल सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं क्या करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने में। उसमें सबसे पहला जिस एजेंसी का नाम आता है उसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एसडीजी फाइनलाइज 2015 में हो गए थे बट इफेक्ट में कब आए, 2016 में। ठीक है, 2016 से लेके 2030 तक, मतलब 2015 में शुरुआत हो गई थी बट कम इनटू इफेक्ट इन 2016 जनवरी, पहले महीने में जनवरी से। As the lead UN development agency, UNDP is uniquely placed to help implement the goals through our work in 170 countries and territories. तो मतलब क्या हुआ, यूएन ने अपनी एजेंसी यूएनडीपी एसडीजी को इंप्लीमेंट करने के लिए लगा दिया कि जी एसडीजी को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, यूएनडीपी हेल्प करेगी इसमें। Our strategic plan focus on key areas including poverty alleviation, democratic governance and peace building, climate change जो पहले बात है। UNDP provides support to government to integrate the SDG into their national development plans and policies। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो SDG है ना, ये चाहे इंटरनेशनल गोल्स हैं बट इसको हर कंट्री के नेशनल टारगेट्स के साथ मैच किया गया। मतलब हर देश अपने अपने लेवल पे इन 17 गोल्स पे काम करेगा, राइट। मतलब अल्टीमेट टारगेट तो पूरे दुनिया में इन 17 गोल्स को ही क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, इन 17 गोल्स को अचीव करना है। बट पहले क्या बोला गया है कि भाई हर देश अपने लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे अपने लेवल पे इन टारगेट्स को अचीव करेगा। हमें ग्लोबल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ अपने देश के अंदर पॉवर्टी को खत्म करना है, अपने देश के अंदर हंगर को खत्म करना है, अपने देश के अंदर बाकी सारी चीजों पे काम करना है। क्योंकि अगर एक देश मतलब एक एक करके सारे देश इसको 1 बाय 1 अचीव करते जाएंगे तो अल्टीमेटली बड़े लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाएगा, इसका जो टारगेट है वो अपने आप ही अचीव हो जाए, वी विल बी एबल टू अचीव, हम इसको बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे, राइट। हु मॉनिटर द एसडीजी। अब इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, यहां पर ना सिर्फ फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो इसकी वर्किंग को मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, जिसको मतलब एसडीजी के आगे डी लगा देना आपने, डिवीजन, एक डिवीजन क्रिएट की गई है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है? ये UNDESA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स का पार्ट है। सिर्फ इतना ही याद रखना, उसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कौन मॉनिटर कर रहा है? डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये जो डिवीजन है वो किसके अंडर आती है? वो UNDES अंडर आती है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। किसके अंडर आती है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अंडर इस बॉडी को क्या किया गया है? बनाया गया। राइट, बहुत अच्छे। अब इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने का रोल कौन प्ले करता है? नीति आयोग। इंडिया के अंदर एसडीजी को टारगेट बनाना, एसडीजी के टारगेट्स को अचीव करना, हर स्टेट की पॉलिसीज पे ध्यान देना, स्टेट्स को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना, कौन काम करता है इस चीज के लिए? इसके लिए नीति आयोग के द्वारा काम किया जाता है। तो नीति आयोग के पास दो चीजें हैं। सबसे पहले तो क्या है कि एसडीजी को इंप्लीमेंट करने में नीति आयोग का अपना रोल है, और दूसरा जो स्टेट्स और सेंटर हैं या स्टेट्स और यूटीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बना के रखना। राइट, उसके अंदर कोऑपरेशन बना के रखना कि ठीक है भाई, एसडीजी को तो हम अचीव कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ ही साथ हमारे जो बाकी के एम्स हैं, जो बाकी के टारगेट्स हैं, उनको भी अचीव करने में हमें हेल्प करनी। और इसके लिए ये जो फंडा दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास, जिसके अंदर हमने 5 P's के बारे में बात की थी, पहले भी डिस्कस किया। 5 P's कौन कौन से होते हैं? पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस। तो ये बोला गया कि ये भाई 5 टारगेट्स हैं या जो 5 P's हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दीज आर द 5 P's दैट वी नीड टू। अब नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। नीति आयोग एसडीजी को इंप्लीमेंट करेंगे पूरे इंडिया के अंदर। क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ इंप्लीमेंट करने के साथ साथ क्या करेंगे? जो स्टेट्स और यूटीज के बीच में कोऑपरेशन है उस पे भी काम करेंगे। तो ड्यूल रोल है इनका, इनका डबल रोल है, मतलब दो तरीके का रोल प्ले करते हैं। एक तो एसडीजी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना है। यस, इट इज अ थिंक टैंक। यस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? नीति आयोग से पहले क्या होता था इंडिया में? नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन 1951 से शुरू हुआ था, और वो 5 साल की प्लानिंग बनाता था। बट फिर गवर्नमेंट को ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह पर नीति आयोग को ले, किसको ले आए? नीति आयोग को ले आए। राइट, तो नीति आयोग ने अपने लेवल पे क्या करना शुरू कर दिया है? काम शुरू किया। अब यहां पर जी कुछ डिफरेंस है, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है, इफ यू वांट टू स्टडी आप इसको पढ़ सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 में से 90 क्वेश्चन इनके टारगेट्स को एम बना के ही पूछे जाते हैं। बात समझ में आई?
100 में से जो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके टारगेट्स को बेस बना के ही पूछे जाते हैं कि नंबर वाइज पूछा जा सकता है, जैसे 17 नंबर गोल्स कौन सा है, 18 नंबर गोल्स कौन सा है, 15 नंबर कौन सा है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछे जाएंगे। और क्योंकि अगर आप एक एक का इंडिकेटर याद करने बैठ गए होगा, और एसडीजी का इंडेक्स, अगर करंट अफेयर्स पूछा गया तो एसडीजी का इंडेक्स भी पूछा गया। क्योंकि देखो यार, आप एक बार समझने की कोशिश करो, आप कितना डीप जाके पढ़ लोगे, समझ रहे हो ना? आप इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 17 गोल्स हैं और आप हर स्टेट का टारगेट याद करोगे, अच्छा उड़ीसा इसमें आ गया है, ये इसमें आ गया है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी चीजों पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बट 2 नंबर के लिए आप इतनी सारी मेहनत करोगे और वो भी पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं है। तो इस वजह से इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में आगे बढ़े, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ें और टारगेट्स को पढ़ें, डिफरेंस को पढ़ें और मेन मेन चीजों को याद करने की कोशिश करें। स्मार्ट स्टडी शुड बी योर अप्रोच, राइट? तो ये आपका एसडीजी एमडीजी का टारगेट है जो वो खत्म हो गए हैं। अभी इसके बाद हमारा एक और टॉपिक जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का प्लान है, समझ रहे हो? NAPCC के अंदर हमारे पास 8 अलग अलग प्लान्स हैं, ठीक है? जैसे सस्टेनेबिलिटी को लेके, वाटर को लेके, हिमालय को लेके, सोलर सिस्टम को लेके, ये पूरे का पूरा पोर्शन स्टैटिक पोर्शन है। मैं पहले बता रहा हूं, मैं आपको सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट अल्टीमेटली आपको एक तरीके से इसको रेक्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा। पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके सारे गोल्स को, जो भी इसके अंदर जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वो आप लोगों ने याद करनी है। अब जो NAPCC का फंडा आया इंडिया के अंदर, वो UNFCCC से आया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि UNFCCC की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमें जरूरत महसूस हुई कि भाई हमें भी कुछ टारगेट्स बनाने चाहिए, कुछ चीजों पे काम करने की जरूरत है, राइट? फर्दर, द एक्सपर्ट कमेटी ऑन इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन 2007, 2007 के अंदर एक मिनिस्ट्री को सेटअप किया गया जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को स्टडी किया 6 एरियाज में, ठीक है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इस कमेटी ने सुजेस्ट किया कि क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें कुछ बड़े लेवल पे स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमें कुछ बड़े लेवल पे स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर NAPCC की जरूरत महसूस हुई। अब ये है क्या? पहले तो फुल फॉर्म, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कब आया? 30 नवंबर 2008 में। 2008 में इसका अल्टीमेट एम क्या था
कि हमारे पास 8 अलग अलग मिशंस हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी के लिए अलग है, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग टारगेट्स हैं। तो 8 प्लान्स थे। जैसे सोलर पे है, एनहांस्ड एनर्जी पे है, सस्टेनेबल हैबिटेट पे है, वाटर मिशन है, सस्टेनेबल ऑफ हिमालय इकोसिस्टम है, ग्रीन इंडिया है, एग्रीकल्चर है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये नहीं ऑर्डर नहीं है इसका। हमने बहुत देर पहले 2019 में एक निमोनिक बनाया था हमारी क्लास में, सहवाग HC करके, और बहुत सारे लोगों की PDF में आ गया वो। अब पता नहीं कहां से कहां चीजें पहुंच जाती हैं, बट चलो कोई नहीं, मतलब तो ये है कि याद होना चाहिए। तो जैसे S से सोलर हो जाएगा, E से एनर्जी एनहांसमेंट हो जाएगा, H से हैबिटेट हो जाएगा, W से वाटर हो जाएगा, A से एग्रीकल्चर हो जाएगा, G से ग्रीन इंडिया हो जाएगा, H से हिमालय इकोसिस्टम हो जाएगा, और C से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। समझ आया? तो ये 6 टारगेट्स हैं जो आप लोगों, सॉरी 8 एम्स हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके, जो मतलब एटलीस्ट आपको ये नाम पता होने चाहिए। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिना निमोनिक के भी याद हो ही जाएगा, बिना निमोनिक के भी याद हो ही जाएगा, तो कुछ खास है नहीं इसमें, बिना निमोनिक्स के भी याद हो ही जाएगा। तो अब एक एक करके पढ़ना है। पहले तो इसके प्रिंसिपल्स देखो। प्रिंसिपल्स में तो कुछ याद करने के लिए होता नहीं है, आप लोगों को पता है। प्रिंसिपल्स तो नॉर्मल बात बता रहे होते हैं। Protecting the poor through an inclusive and sustainable development strategy, achieving national growth and poverty alleviation objective, efficient and cost effective strategies, cost effective strategies होनी चाहिए, extensive and accelerated deployment for appropriate technologies, new and innovative markets को लेके आना, voluntary mechanism और थ्रू यूनिक लिंकेज। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही है, मतलब इस ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये इसके 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, मतलब समझ रहे हो ना, जो इंपैक्ट हम देखना चाहते हैं, द इंपैक्ट वी वांट टू सी, ये वो इंपैक्ट का पार्ट है जिस इंपैक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, जिस इंपैक्ट को हम देखना चाहते हैं। राइट? तो ये हाँ जनरल, मतलब जनरल से ही पॉइंट है, कुछ याद करने वाला नहीं है। अब ये वो चीजें आएंगी जो रटने वाली हैं। जैसे नेशनल सोलर मिशन, इसको जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन भी बोला जाता है। ये जनवरी 2010 में आया था। अब नाम से ही पता चलता है सोलर एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका टारगेट था 2022 तक क्या करना, 20 गीगावाट सोलर पावर को जनरेट करना, बट फिर इसको 100 गीगावाट कर दिया गया 2015 में। मतलब समझ रहे हो ना, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब हमने 2022 तक बोला था कि 20 गीगावाट करेंगे, बट उसके बाद जब हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चला तो हमने 2015 में 100 गीगावाट कर दिया। और उसके बाद 2010 और 11 में जो 25 मेगावाट थी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो अराउंड 36 गीगावाट तक हो चुकी है 2022 में, सॉरी 2020 में, और 58 के करीब गीगावाट सोलर कैपेसिटी है वो अंडर इंस्टॉलेशन है। ये हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वहां पर इसके टारगेट्स को याद करेंगे, बट इसके टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसका स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अलग अलग टारगेट्स को अलग अलग पेज पे लिख लेना, और इसके जो जितने भी एम्स है ना, जो जितने भी इसके टारगेट्स हैं उसको अचीव करते रहे, और मतलब याद करते रहना। तो 58% तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अंडर इंस्टॉलेशन है। और कितनी हो चुकी है, तकरीबन 36 गीगावाट
ग्रिड कनेक्टेड सप्लाई हो चुकी। ठीक है, टारगेट कितना है? 100 गीगावाट का है 2022 तक। सॉरी, ये मेगावाट है और गीगावाट के टारगेट की बात हो रही है। 2010 में बहुत कम था, 25 मेगावाट था, अब तो बहुत बड़े लेवल पे हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, ये जो मिशन है ना, नेशनल सोलर मिशन, ये 3 फेज में काम करेगा। जो पहला फेज था 2013 तक था, दूसरा 17 तक था और तीसरा फेज 22 तक है। ठीक है जी। पहला फेज 2012 से लेके 13 तक, मतलब छोटे लेवल पे था, और फिर दूसरा फेज आया वो 2013 से लेके 2017 तक हुआ, और जो थर्ड फेज है वो 2017 से लेके 2022 तक की बात हो रही है। 2017 से 22 तक की बात हो रही है। The immediate aim of the mission is to focus on setting up an enabling environment for solar technologies penetration in country both at centralized and decentralized। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सोलर मिशन का जो मेन एम है ना, या जो मेन टारगेट है, वो टारगेट ही ये है कि चाहे सेंट्रलाइज लेवल पे हो चाहे डिसेंट्रलाइज लेवल पे हो, इंडिया के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इवन के लोगों के घरों में भी आजकल बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है ना। तो उसी चीज को यहां पर बताया गया है कि मेन एम यही है कि एक बड़े लेवल पे हम चेंज लेके आए। क्या करें? एक बड़े लेवल पे हम चेंज लेके आए। काफी कॉमन हो गया है ये, अब ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है और ये जरूरी भी है। आने वाले टाइम में इसकी जरूरत है, क्योंकि इससे तो देखो, एक तो पहले तो आपका जो बिल है, बिजली का बिल है, वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, आप सूरज की रोशनी को ही यूज कर रहे हो, तो आप जो बिजली है उसको भी बचा रहे हो, कंजर्व कर रहे हो एनर्जी को। तो ये हर तरीके से आप लोगों को हेल्प करेगा। इट इज रीनेबल, क्योंकि देखो सूरज तो कभी खत्म नहीं होगा ना, रीनेबल एनर्जी का सोर्स है ये। सूरज तो कभी खत्म नहीं होने वाला, सूरज की रोशनी तो हमेशा आती ही रहेगी, हमेशा छाती ही रहेगी, है ना। सूरज की रोशनी तो हमेशा आएगी ही, सूरज की रोशनी तो हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो इस वजह से तो ये आप लोगों का सोलर मिशन है, जिसके 3 फेज हैं और इसके कुछ टारगेट्स हैं जो यहां पर आप लोगों को बता दी। उसके बाद आता है नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। याद रखिए, सभी मिशन में जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर ईयर्स की बात होगी, उस ईयर्स को भी आप लोगों ने याद रखना। इसमें बोला गया था कि जो एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर है, उसके लिए जो एनर्जी को एनहांस कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स को यूज करके हम एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, हम किस तरीके से एनर्जी को और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसमें ना 3 ई है, तो इससे आप याद रखिए कि इसके अंदर 4 अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये फुल फॉर्म जरूरी है। PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले फुल फॉर्म याद रखिए, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। दूसरा आता है MTE, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। देन आता है EEFP, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। एंड फीड, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी में बड़े लेवल पे काम कर सके। क्या कर सके बच्चे? एनर्जी एफिशिएंसी में हम बड़े लेवल पे काम कर सके।
तो पैट दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, MTE दैट इज मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, EEFP दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, और देन आता है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, पहले तो फुल फॉर्म ही इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। राइट, समझ आ गया? फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अब ये क्या क्या है? जो पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। नाम से ही पता चलता है अच्छा परफॉर्म करो, अपने टारगेट को अचीव करो और फिर बिजनेस करो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, कार्बन ट्रेडिंग में पढ़ के आए थे, याद है? कार्बन ट्रेडिंग में कुछ पढ़ा था हमने, ऐसा ही कार्बन ट्रेडिंग में पढ़ा था, उसी चीज को यहां पर फोकस किया गया। ये क्या बोल रहे हैं? अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू एनहांस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूविंग एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग विच कैन बी। मतलब कि हम आपको सर्टिफाई कर देंगे, आप एनर्जी को सेव करो और उसके लिए आप लोगों को पैसा मिलेगा। समझ रहे हो ना? आप जितनी एनर्जी को सेव करोगे, जितनी एनर्जी एफिशिएंसी आप बनाए रखोगे, जितना एनर्जी को आप एफिशिएंट तरीके से सेव करोगे, उसके बेसिस पे आपको सर्टिफाई भी किया जाएगा, और जितना आप सेव कर रहे हो उसको आप आगे क्या कर सकते हो? उसको आप आगे ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, कि जितना आप बचा रहे हो उसको आगे आप ट्रेड भी कर सकते हो, उसकी ट्रेडिंग भी हो सकती है। दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। कि पहले अच्छा परफॉर्म करो, जितना बचा सकते हो बचाओ, और उसके बाद उसको आगे बेच सकते हो। जैसे क्रेडिट में था, कार्बन क्रेडिट में था, सेम वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। देन मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी फॉर एक्सिलरेटिंग द शिफ्ट ऑफ टू एनर्जी एफिशिएंट एप्लीकेशन इज designated sector through innovative measure to make products more affordable। मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, मार्केट में नए नए मेथड्स, नई नई अप्रोचेस को लेके आया जाए, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को और अफोर्डेबल बना सकते हैं, कम पैसों में ज्यादा अफोर्डेबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है जी, कम पैसों में अफोर्डेबिलिटी की बात की जा रही है, कि हम किस तरीके से नई इनोवेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बना सकते हैं। देन एक और इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको पैसे में हेल्प करेगा, आपको किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है, समझ रहे हो ना? हेल्प फाइनेंस डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन ऑल सेक्टर्स बाय कैप्चरिंग फ्यूचर एनर्जी सेविंग्स। इसका मतलब है कि अगर आपको फाइनेंसिंग में हेल्प करेगी, दिस बॉडी विल हेल्प यू इन फाइनेंसिंग। किसमें हेल्प करेगी? फाइनेंसिंग में आपको हेल्प करेगी। और देन आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट फील्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिस्कल इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट समझते हो? फिस्कल इंस्ट्रूमेंट वो वाले जो गवर्नमेंट के, जैसे अर्निंग होती है ना टैक्स वाले, तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। जैसे फिस्कल पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, टैक्सेशन पॉलिसी होती है, तो यहां पर टैक्स की हेल्प, मतलब टैक्स टूल, एज अ टैक्स को एज अ टूल यूज किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन में आपको ये चारों के चारों इनिशिएटिव्स पूछे जा सकते हैं, यस और नो? एक ही मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको ये चारों चीजों को पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम, अगर वो मैच द कॉलम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं
तो इसको पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट इनकी फुल फॉर्म्स को याद कर लेना है, इनकी फुल फॉर्म्स को याद कर लेना है। ओके जी। तो ये 4 इनिशिएटिव हैं, वो नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर कवर हो गए। देन आता है सस्टेनेबल हैबिटेट। देखो वैसे तो मिशन किसके लिए है उसकी वर्डिंग से ही समझ आ जाएगा, बस कुछ कुछ के नॉर्मल टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को भी हम याद करेंगे। ये कब अप्रूव हुआ? ये 2010 में हुआ। ये कब अप्रूव हुआ? ये 2010 में अप्रूवल मिली। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड्स दैट lead to robust development strategies while simultaneously addressing climate change related concern. Preparation of city development plans for comprehensive address adaptation and mitigation concern. Preparation of comprehensive mobility plans और capacity building for undertaking activities. Habitat क्या होता है? What is the meaning of habitat? Habitat से क्या समझते हो? What do you understand by habitat? आवास, जहां पे रह रहे हो। तो ये आवास निवास जहां पर रह रहे हो वहां का जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसको सही करने में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल। इसमें से कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये जून 2010 से आया था और ये सस्टेनेबल हैबिटेट के स्टैंडर्ड्स को एनहांस करने के लिए रोल प्ले कर रहा है। वाटर मिशन, वाटर मिशन के अंदर 2-3 टारगेट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। वाटर मिशन का मतलब आप समझ रहे हो ना? नेशनल वाटर मिशन का मतलब क्या हुआ कि पानी को बचाना है, पानी की जरूरतों को पूरा करना है। तो इसके अंदर एक ही टारगेट है जो पहले पूछा भी गया था, वो क्या था? 20%। 20% पानी को कंजर्व करने की बात हो गई। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसके अंदर, ये पेपर में भी पूछा गया था। सेव वाटर सेव लाइफ। नेशनल वाटर मिशन कौन से ईयर में आया था? लेट मी जस्ट चेक। दो 2009 में, 2009। और वर्ल्ड वाटर डे भी बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को। ठीक है जी, आने वाला है। 9 मार्च हो गई है ना आज, तो आने वाला है। It will seek to ensure that a considerable share of the water needs of urban areas are met through recycling of wastewater and ensuring that water requirement at coastal cities with inadequate alternative source of water are met through adoption or new। मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे अब चलो हम लोग तो फिर भी फॉर्चुनेट हैं, मतलब कि हमारे घरों में पानी आता है, हमें पता है। मगर फिर भी इंडिया के बहुत सारे एरियाज, हमने लास्ट टाइम किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, क्या करने के लिए? पानी लेके आने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उन लोगों को।
तो ये सारी चीजों को सही करने के लिए नेशनल वाटर मिशन की बात की गई। इसमें 20% का जो टारगेट है वो जरूरी, मैंने बताया। जैसे 5 गोल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डाटा बेस्ड इन पब्लिक डोमेन एंड असेसमेंट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर। सब पानी से रिलेटेड डेटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि पानी की सिचुएशन कैसी है। जैसे पहले होता था ना, जैसे आप देखते हो पहले कुओं में पानी होता था, अब तो कुएं तो चलो होंगे किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी गांव में, मगर उनमें पानी नहीं है, भर गए हैं, सूख चुके हैं या खराब हो चुके हैं, ऐसा हो। जैसे अगर आप सपोज करो आज से 50 साल पहले 30 मीटर पे पानी आ जाता था, अब वही 130 मीटर पे चला गया, और कहीं कहीं पर तो 200 मीटर तक नीचे जाना पड़ रहा है सबमर्सिबल लगवाते हो जो आप अपने घर पे, इतना नीचे जा चुका है पानी का लेवल। और एक दिन तो ये खत्म भी हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। है ना? तो इस वजह से ये सारी चीजों की बात हो रही है। प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, सिंपल। फोकस अटेंशन ऑन वल्नरेबल एरियाज इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग भी पानी को बहुत वेस्ट करते हैं, वेस्टेज भी बहुत है, मतलब समझ रहे हो ना? मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेस्टेज पानी की होती है आज के टाइम पे। है ना? जो लोग शावर से नहाते हैं, सर बोला जाता है ना कि शावर से मत नहाइए, नहाना चाहते हो तो आप उस पानी को किसी टब वगैरह बाल्टी वगैरह में भर लीजिए, उससे वेस्टेज कम होगी। क्योंकि जो शावर चल रहा है आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी बाल्टी पानी उससे यूज कर रहे हैं। कहीं पर आप एक बाल्टी से नहा सकते हो और एक बार आपने शावर चला दिया तो हो सकता है 3-4 बाल्टी आपकी वहां पर वेस्ट हो जाए। मतलब एटलीस्ट हम अपने लेवल पे तो कुछ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप किसी को नहीं कुछ बोल सकते तो एटलीस्ट आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हो। देन ये वाला बताया था, इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20% और प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर। ठीक है, वही है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि इनके जो जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से याद रखना है। उस स्टैटिक पोर्शन को फोकस मतलब बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो ये 20% वाला टारगेट है, इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है हिमालय इकोसिस्टम। अब इसमें कुछ खास नहीं है। हिमालयन इकोसिस्टम क्या है? दिस पर्टिकुलर मिशन सेट्स द गोल टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर। जो हिमालय ग्लेशियर है वो लगातार मेल्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है ना? अरे यार ये कब आया, अब इसको एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, थोड़ा खुद से भी देख लेना। हिमालय इकोसिस्टम को प्रिवेंट करना, क्योंकि वो जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, जिससे बहुत सारे वल्नरेबल एरिया, मतलब जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। द हिमालयन इकोसिस्टम एज अ नेशनल मिशन विल फोकस ऑन द रैपिड जनरेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ, जैसे ह्यूमंस एंड नॉलेज कैपेसिटीज, institutional capacities for evidence based policies, or continuous self learning for balancing between force of nature and action of mankind। क्योंकि देखो अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल बढ़ जाएगा, है ना? उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी ऐसे, कितना ज्यादा एकदम से गिर जाते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर, है ना? यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डिजास्टर में आप लोगों ने ये देखी होंगी। और क्योंकि सी लेवल बढ़ गया तो वो, क्योंकि देखो जो सी का पानी को संभालने का जो कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज नहीं होगी ना, बट अगर उसमें पानी ज्यादा आ गया तो वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा, और वो बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो फ्लड की फॉर्म में लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? सो ये सारी चीजें ओवरफ्लो होंगी। तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए नेशनल मिशन जो हिमालय इकोसिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, हिमालय इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। यस, हिमालय ग्लेशियर और उसके हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। हाइड्रोलॉजिकल समझ रहे हो ना, जो पानी से रिलेटेड होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना और उनकी प्रोटेक्शन, जो जहां पर जो स्पीसीज वगैरह रहती हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, ट्रेडिशनल नॉलेज साइंटिस्ट, और प्लेसिंग द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, घूम फिर के वही बात बोली जा रही है
कि हिमालय इकोसिस्टम को हम क्या करना चाहते हैं, हम कंजर्व करना चाहते हैं। वी वांट टू कंजर्व द हिमालय इकोसिस्टम, कि ये जो हिमालय इकोसिस्टम है ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी इस पे बहुत मैटर करता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इसको कंजर्व करके रखें, हम इसको बचा के रखें। राइट, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। उसके बाद आता है ग्रीन इंडिया। अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये वाला टॉपिक ना आज ही प्लीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, नहीं तो भूल जाओगे। जरूरी है, स्टैटिक पोर्शन है, रटना पड़ेगा। इस यूनिट को पढ़ने का, याद करने का और कोई तरीका नहीं। ग्रीन इंडिया तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये स्कीम है वो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। क्लाइमेट चेंज में अडॉप्शन और मिटिगेशन, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ पौधे लगाने, ये सारी चीजें करने की बात हो रही है। ग्रीनिंग इज मीन टू एनहांस इकोसिस्टम सर्विंग सच एज कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन एंड स्टोरेज इन फॉरेस्ट और इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि देखो अब कार्बन सिंक की बात कर रहे हैं, 2.5 to 3 बिलियन टन पढ़ा था ना हमने टारगेट, एक है ना, बिलियन टन की बात हो रही थी। वो कार्बन सिंक कैसे बनेगा, वो कार्बन सिंक कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा अगर बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, अगर बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। आईएनडीसी के अंदर आता था ना, जो हमारे नेशनल इंटेंडेड स्टैंडर्ड्स थे उसके अंदर था ये। जैसे फ्यूल, फॉडर, स्मॉल टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि देखो लकड़ी, लोग मतलब अफॉरेस्टेशन हो रही है ना, मतलब सॉरी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। उसका रीजन क्या है? लोग लकड़ियों का ट्रेड कर रहे हैं, है ना, पेड़ों को काटा जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्री लगाई जा रही है ना। क्योंकि देखो हमारे ये सिस्टम भी होता है सड़क बनाने के लिए। अब जहां जो हमारा ये NH1 रोड है, यहां पर 5 लाख पेड़ों को काटा गया, 5 लाख पेड़ों को काटा गया। मगर अब उसको लगाया कब जाएगा, कहां पे लगाया जाएगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। समझ रहे हो? वो एक रोड बनाने के लिए 5 लाख पेड़ों को तो काट दिया गया है। बट अगर ठीक है, अगर आपको इतना ही लगता है कि हाँ भाई जहां पर सड़क बनाने की जरूरत है, तो एटलीस्ट वो 5 लाख में से कुछ और जगह पर तो लगाए जा सकते हैं ना, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो देखो सबसे पहले तो एनहांसिंग कार्बन सिंक। कार्बन सिंक कैसे बनेगा? अगर हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। अडॉप्शन ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज इकोसिस्टम टू द चेंजिंग क्लाइमेट। अब देखो, अब अक्सर बोला जाता है ना कि शहर में तेंदुआ आ गया जी। शहर में तेंदुआ थोड़ी आ गया, शहर के लोग जंगल में पहुंच गए, तो इस वजह से वो आपके घर पे पहुंच गए। पहले हम उनके घर में पहुंचे हैं ना, हम उनके घरों में पहुंचे हैं। अब उनके रहने के लिए जगह नहीं है, पेड़ पौधे काट दिए हैं, जंगल काट दिए हैं, उनका घर है वो हमने उजाड़ दिया है। तो वो उन्हें थोड़ी ना पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, वो तो निकल रही है और फिर लोग लग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये अडॉप्शन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, उनको डेवलप करना और देखना कि किस तरीके से चीजें काम करें। वल्नरेबल, देखो वल्नरेबल मतलब होता है सेंसिटिव। जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे भी, मैंने आप लोगों को बताया था, बंगाल टाइगर के बारे में बात कर रहा था, पढ़ रहा था ना। एक बंगाल टाइगर पीछे से आया था ना कि बंगाल टाइगर है बहुत कम रह गए इंडिया में, इनकी स्पीसीज खत्म होने वाली है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो वो जो स्पीसीज जो खतरे में है, वही जो हमने पढ़ा था ना, IUCN का जो रेड लिस्ट का जो डेटा आता है, एट रिस्क है, इंडेंजर्ड है, ये उनकी बात हो रही है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्योंकि अगर हम जंगलों में पहुंच गए तो जानवर तो हमारे घरों में पहुंचेंगे ही, है ना। तो ये इस वजह से ये ग्रीन इंडिया की बात की जा रही है, कार्बन सिंक। अब इसके क्या है? इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर
and improve the quality of another 5 million hectare square. ये 5 million hectare ये वाला हुआ. Improved ecosystem including biodiversity, hydrological service and carbon sequential as a result of treatment of 10. हाँ, ये static portion याद रखना है. Increased forest based livelihood income of about 3 million household, 3 million घरों की इनकम. और enhanced annual CO2 sequestration by 50 to 60 million tons in the year 2022. ये 2020 तक की रिपोर्ट आई है. तो आप लोगों ने ये वाली जो स्टैटिक पोर्शन है, मैंने आपको बताया ना, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना इन सारे टारगेट्स में, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितनी भी फुल फॉर्म्स आ रही हैं, वो आपके क्वेश्चन एरियाज हैं. समझ रहे हो ना, वहां से क्वेश्चन बनता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे 20% आ गया, 10% आ गया 2016, तो वो स्टैटिक पोर्शन है जो आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा. देखो बहुत है, कम है, इसका कुछ कर नहीं सकते. मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो इस यूनिट को छोड़ दो, या अपनी बुक से पढ़ लो, या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, है ना. अल्टरनेटिव 3 ही है. पहली बात तो या तो छोड़ दो, दूसरा अपनी किताब उठा के पढ़ लो, और तीसरा क्लास में पढ़ लो. आपको जो सही लगता है वो पढ़ लो. उसके बाद आता है एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करती है. जैसे आपको बताया था ना, मैंने पहले भी बताया था कि धरती, सॉइल पोल्यूशन का सबसे एक बहुत बड़ा रोल है वो एग्रीकल्चर है. क्योंकि अगर आप एक जमीन है और उस पर एक ही फसल हर बार लगाते जा रहे हो तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और वो धरती, वो जमीन है वो बंजर हो जाती है. वो जमीन है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. तो इस वजह से ये एक मिशन है जो 2014 और 15 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि एग्रीकल्चर को और भी प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और ज्यादा जिससे इनकम हो सके वो बनाया जा सके. अब इसके अंदर कुछ कुछ मेथोडोलॉजीज हैं वो कवर की गई. देखो मैंने आपके लिए ना मेन चीजों को बेटा हाईलाइट कर रखा है, ताकि आपका ध्यान वहीं पे जाए जो चीज पढ़ने वाली है. ठीक है, जो चीज पढ़ने वाली है आपका ध्यान वहीं पे जाए. जैसे FWM, फॉरम वाटर मैनेजमेंट, जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने 2014-15 में अप्लाई किया, ताकि एनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन. फार्म वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर के लिए पानी का इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो. राइट. एफ जो फॉर्म वाटर मैनेजमेंट है, ये एक स्कीम है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर इंप्लीमेंट की गई है, जिसके अंदर ये मतलब क्या किया गया है, ये माना गया है या ये एक्शन लिए गए हैं कि भाई पानी एकदम से वो मोटर वाला मत चलाओ. अगर फुहारे की टाइप से या एक ड्रिप इरिगेशन से हो सकता है तो आपको इतना पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है. समझ रहे हो ना, मतलब पानी तो हमारे पास लिमिटेड ही है और पानी की जरूरत भी है हमें, बट उस पानी को हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर वेज जिनको यूज किया जा सकता है, उसके बारे में ये बात की जाती है. और ये है ना जो वो प्रधानमंत्री कृषि संचार योजना के अंदर PMDC, अब ये फुल फॉर्म बन सकती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. देखो कितना अच्छा वर्ड है, PDMC, दैट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि अगर एक बूंद पानी से ज्यादा हम क्रॉप्स उगा सकते हैं. ठीक है, मतलब सरकार बॉलीवुड को फॉलो कर रही है, बोले कि अब वहां पर अगर टिप टिप बरसा पानी हो सकता है तो टिप टिप बरसा पानी से एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो सकती. अगर मूवीज में टिप टिप पानी बरस सकता है तो आपके खेतों में, आपकी फसलों पे ये पानी टिप टिप क्यों नहीं बरस सकता. तो ये उसकी बात हो रही है.
सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ड्रॉप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC। राइट। उसके बाद एक आया था SHM, अंडर द नेशनल मिशन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये जो अप्रोच है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि फर्टिलाइजर कैसे यूज करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि धरती की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब जिस पर्पस के लिए वो अप्लाई किए जाते हैं उस पर्पस को ना अप्लाई करके वो कुछ और ही कर देते हैं। एक्सेसिव, अंधाधुंध, अंधाधुंध तरीके से वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी, उनको लगता है कि ठीक है भाई, समझ रहे हो ना? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ये जो जिम में जाते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, जो लोग जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, वो प्रोटीन वगैरह ये जो होते हैं ना, मतलब खाने वाली चीजें, केमिकल्स वगैरह जो इनटेक होता है वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं। रातों रात उनको लगता है कि बस कल ही मैं सुबह उठूं और मैं एकदम से बॉडी बिल्डर बना हूं, मसल्स बनाने के लिए, और फिर उस चक्कर में हार्ट अटैक तक आ जाता है, भगवान के पास चले जाते हैं। समझ रहे हो? ये चीजें अगर, मतलब समझ रहे हो ना, इनका पॉजिटिव इंपैक्ट है तो एक्सेस में तो नेगेटिव भी है ना, है ना? तो ना अंधा, फौज की भर्ती हो रही थी तो एक अंधा चला गया वहां पे, बोला मेरे को फौज में भर्ती करो। बोला अच्छा, तेरे को फौज में भर्ती कर लिया तो तू क्या करेगा? बोला कुछ नहीं, मैं ना दुश्मनों पे अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। वो अंधाधुंध फायरिंग और होती है बेटा, तू जो अंधा है वो और है। तो ये एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर बोला गया कि जमीन की, धरती की जो हेल्थ है उसको भी ध्यान रखें, और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो इंप्लीमेंट की गई 2015 में। विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर टू न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे कि अच्छा ये वाले अच्छे हैं, ये वाले खराब हैं, इतनी मात्रा में यूज करना। समझ लो ना, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये एजुकेट करने वाली बातें हैं। दीज आर द स्कीम्स जो एजुकेट करती हैं फार्मर्स को, जो फार्मर्स को क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं कि भाई तुम जो करना चाहते हो करो, मगर सही तरीके से करो। आपको जो करना है आप करो, मगर वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कर तो रहे हो बट उसका तरीका है वो गलत है। किसानों को अवेयर करना है। है? जागरूक करना है, जागरूक। अच्छा, आज तो सुबह 9 बजे क्लास शुरू हुई थी, ठीक है, चलो थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का, 1 मिनट थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो अब तो सुबह 9 बजे क्लास थी, है ना, एक कल भी होगी, उसके बाद नहीं लूंगा मैं सुबह इतनी जल्दी, थोड़ा थोड़ा आपको, वो दूसरे कोर्स में, RC की। तो टाइम से उठ जाते हो या अभी भी आप में से बहुत सारे लोग लेट उठने वाले हैं? सर टाइम से उठ जाते हैं? नहीं, कुछ लोग तो होंगे ना जो लेट उठते हैं। सर 5:30 उठ जाते हैं, सर 5 बजे, सर 7:30 बजे, सर 3 बजे। अरे 3 बजे कौन उठता है? सर 7:30 बजे, सर 6 बजे, सर 4 बजे, सर 5 बजे, सर 10 बजे। मतलब कुछ लोगों के घर वाले आपको ऐसे उठाते हैं कि, मतलब कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मम्मी आपकी ना ऐसे उठा रही है जैसे, मतलब वर्ल्ड वार लगी है और तुम आखिरी सैनिक हो, दुनिया को बचाने की जिम्मेवारी तुम पे ही है, बस मतलब तुम आखिरी सैनिक रह गए हो देश के पास, और कोई रहा ही नहीं, बस आपको उठा दो भाई, तू ही बचाएगा जाके दुनिया को। ऐसा होता है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, उठाया जाता है ऐसे।
हो जाता है कभी कभी। सुबह उठना अच्छी हैबिट है, अच्छी बात है, सुबह उठना अच्छी हैबिट है। नहीं मतलब पेपर ऐसे नहीं, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ में सुबह जल्दी उठना एक अच्छी हैबिट में। चलो, तो ये हो गया आपके, इसके अंदर दो से स्कीम है, एक FWM है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और उसके बाद PDMC दैट इज पर ड्रॉप क्रॉप, और लास्ट में हमारे पास एक मिशन रह गया है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये पूरा मिशन आपका नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, समझ रहे हो ना, कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी नॉलेज मिशन है। द नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज सीक्स टू बिल्ड अ वाइब्रेंट एंड डायनामिक नॉलेज सिस्टम, मतलब एक नॉलेज सिस्टम को डेवलप करने की बात हो रही है, दैट वुड इन्फॉर्म एंड सपोर्ट नेशनल एक्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है? दिस इज गवर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका जो डिपार्टमेंट है बेटा वो कौन सा है? वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। फंक्शंस क्या है? एक तो रीजनल क्लाइमेट साइंस को इंप्लीमेंट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे काम करना, जो इंडियन नेशनल नेटवर्क है इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज असेसमेंट है, स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको रिव्यू किया जाता है UNFCCC के अंडर। क्रिएशन ऑफ अ डेटा जनरेशन एंड शेयरिंग सिस्टम, शेयरिंग सिस्टम की बात हो रही है, नॉलेज गैप्स को देखने की बात हो रही है, और क्रिएटिंग न्यू सेंटर फॉर रिसर्च। मतलब ये घूम फिर के रिसर्च, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के बारे में, एक इंफॉर्मेशन मतलब हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज के प्रति जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके कि भाई ये चीजें हो रही हैं, अभी हम इस चीज को काम करने की जरूरत है। अचीवमेंट द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फील दैट नेशनल एक्शन प्लान इज फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। आपको वहां पे पढ़ाया था ना एक चीज, वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर था, मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड फाइनेंसिंग, MAF करके ना, MAF, मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये उसी चीज के बारे में बात की जा रही है। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट पॉल्यूशन टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम कचरा ही कचरा कर देंगे क्लास में, क्योंकि कल हम पॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, और सुबह हम RC को खत्म कर देंगे, ठीक है। सुबह की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा, और कल की क्लास में हम कचरा ही कचरा करेंगे। हायर एजुकेशन का पार्ट 2 आएगा बेटा। हायर एजुकेशन का कुछ पोर्शन पेंडिंग था ना, तो उसका पार्ट 2 है, वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 उस कोर्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वहां पे आपको कवर करने को मिलेगा, ठीक है जी। पार्ट 2 करके वो मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। 2-3 क्लासेस तो और होंगी अभी। चलो, इसको कल पढ़ के आना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका याद करना जरूरी है, एक एक पॉइंट को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा टाइमिंग ऐसा है यार, तुम देखो, तुम मेरी प्रोफाइल में जाओ, मेरे कोर्सेज को एनरोल कर लो। एनरोल करने के बाद जो आपका वो ऐप के अंदर दिखा देगा मेरी कितने बजे कौन सी क्लास हो रही है, बात खत्म। अब मुझसे क्यों पूछते रहते हो? आपको सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ प्लानर है उसमें, अब तो फोटो भी आती है मेरी साथ में, है ना। इस वजह से शेड्यूल को चेक किया करो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, स्पेशल क्लास करते हैं शुरू, वो भी सब होगा। सुबह का कोर्स एनरोल कर लो जिन्होंने नहीं को किया, एक आपको कोर्स नजर आएगा मेरी प्रोफाइल में, RC और डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसको एनरोल कर लो। वो सुबह 9 बजे क्लास है,
एक ही क्लास है कल, उसके बाद फिर 11 बजे होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।